हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एमविद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ अरिथमेटिक के साथ में पेडागोजी की महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज की यह वीडियो सीटेट एग्ज़ाम के लिए वेरी यूजफुल साबित हो सकती है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि किस आकृति में एक सममित रेखा है। क्या पूछा गया है? किस आकृति में एक सममित रेखा है। सममित रेखा क्या होती है? सममित रेखा का मतलब होगा कि हम जैसे लिखा यहाँ पर P, सममित रेखा का मतलब होगा कि हम इसको चाहे क्षैतिज रूप से काटें। जब क्षैतिज रूप से काटेंगे तो जो ऊपर होगा वही नीचे सेम दोनों जगह दिखना चाहिए। यदि हम उसी P को क्या करें, क्षैतिज के बजाय ऊर्ध्वाधर भी कट करें, तब भी जो हमें दाएं दिखेगा वही बाएं, मतलब दोनों तरफ सेम दिखना चाहिए। सममित रेखा क्या होगा, चाहे हम उसको ऊर्ध्वाधर काटें चाहे हम उसको क्षैतिज काटें, दोनों तरफ हमें क्या सेम दिखना चाहिए। तो यदि हम P को ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो जैसा इधर होगा वैसा उधर ये नहीं दिखने वाला। यदि हम क्षैतिज भी काटते हैं तो जैसा ऊपर वैसा नीचे नहीं दिखेगा। तो P आपका ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। F को यदि हम ऊर्ध्वाधर काटें तो जैसा आपका दाएं होगा वैसा बाएं नहीं दिखेगा। यदि हम क्षैतिज रूप में काटें तब भी दोनों तरफ सेम नहीं दिखने वाला है, यानी बी ऑप्शन भी सही गलत हो जाएगा। यदि हम टी को यदि हम ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो जैसा आपको देखो बाएं दिख रहा होगा वैसा आपको दाएं दिखेगा, है ना। जैसा बाएं दिख रहा है वैसा दाएं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो टी होगा, टी यानी ऑप्शन सी आपका जो होगा यह एक क्या होगा, सममित रेखा होगा। और एल को भी यदि हम डिवाइड करें तो जैसा आपका बाएं होगा वैसा आपका दाएं नहीं दिखने वाला, तो एल भी आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो सममित रेखा का मतलब क्या होगा? सममित रेखा का मतलब है यदि हम रेखा किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, किसी भी डायग्राम को, किसी भी आकृति को यदि हम ऊर्ध्वाधर काट के देखें या क्षैतिज देखें तो हमें दोनों तरफ क्या दिखना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, सेम दिखना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित रेखा हैं। यानी क्षैतिज भी कट करो तब भी दोनों तरफ सेम दिखना चाहिए, और यदि हम ऊर्ध्वाधर कट करें तब भी हम दोनों तरफ सेम दिखना चाहिए। हम बात कर लेते हैं बी की। यदि बी को हम क्षैतिज रूप से कट करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम दिख रहा है, यानी सममित रेखा तो है, बट इसमें पूछा गया है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से काट कर हमको दिखाना है और दोनों तरफ से सेम दिखना चाहिए। तो यदि हम ऊर्ध्वाधर कट करेंगे तो जैसा आपको बाएं दिखेगा वैसा आपको दाएं नहीं दिखने वाला, यानी बी ऑप्शन आपका तो नहीं होने का। ठीक है। यदि हम बात करेंगे सी की, तो देखो सी को यदि हम ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो जैसा बाएं दिख रहा है वैसा दाएं तो नहीं दिखेगा ये, लेकिन यदि हम क्षैतिज रूप से काटें तो जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे होगा, यानी दोनों तरफ से हमको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका बी भी गलत हो जाएगा। यदि हम टी की बात करें तो टी को यदि हम क्षैतिज काटें तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे नहीं होगा, तो यहाँ टी भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यदि एक्स की बात करें, यदि एक्स को हम क्षैतिज रूप से काटेंगे तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे दिख रहा है। यदि हम ऊर्ध्वाधर रूप में काटेंगे तो जैसा बाएं होगा वैसा दाएं, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित रेखाएं किस में मिलेंगी? एक्स में, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न कहाँ? अगला प्रश्न है पैटर्न। आपके मैथ सिलेबस में पैटर्न टॉपिक दे रखा है, तो पैटर्न का मतलब क्या होगा? तो पैटर्न का संबंध मानसिक गतिविधि से है। पैटर्न का संबंध किससे किया जाता है? तो मानसिक गतिविधि से है। पैटर्न को गणित की रीढ़ कहा जाता है। पैटर्न को क्या कहेंगे? गणित की रीढ़ कहा जाता है। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। पैटर्न विद्यार्थियों में क्या करता है? सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। पैटर्न से संबंधित हम एक प्रश्न को भी देखेंगे कि पैटर्न से कैसे, किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो, पहला कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पैटर्न को पहचानने और उन्हें पूरा करने पर बल दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? कि बालक विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के निर्माण की कक्षा में दक्ष होते हैं। जो बालक होते हैं वो जो आकृतियाँ होती हैं, आकृतियों के निर्माण में, आकृतियों के जो निर्माण की कक्षा में वो दक्ष मतलब निपुण होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, दक्ष तो नहीं होंगे, यानी दक्ष शब्द जी है ये क्या हो जाएगा? निगेटिव दर्शाता है आपको। अगला कह रहा है कि यह बालकों की प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करता है। तो प्राथमिक स्तर में कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी? इस प्रकार के अभ्यास से बालक में तार्किक कौशल, कैसा? तार्किक कौशल को विकसित करने का अवसर मिलता है। और मैंने क्या बताया था? अवसर शब्द आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। पैटर्न का उपयोग हर जगह होता है, इसलिए बालकों को यह सीखना ही चाहिए, यानी ही शब्द आपका क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मैंने जो टैग वर्ड
मैंने जो टैग वर्ड की क्लास ली है, टैग वर्ड, उस क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपके जो पेडागोजी के प्रश्न आते हैं 99% आप उन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं यदि आप उन टैग वर्ड के जो मैंने टैग वर्ड दिए हैं उनको आप अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न पैटर्न सही है। आपसे पैटर्न से कैसे प्रश्न पूछ लेता है। यहाँ पर देखो दे रखा है 99 × 11। क्या दे रखा है? 99 × 11 और इसका कितना आया है? 1089। क्लियर है? ये कैसा बनाया गया? तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? 11 में हम क्या किए? एक माइनस करके यहाँ पे लिख दिए 10 और इसमें जो सेकंड वाला होगा यानी दहाई अंक होगा, जो दहाई अंक होगा उसमें से एक माइनस करके लिखा गया। तो 9 का 8 हो गया और ये 9 आपका सेम रहा। क्लियर है? दूसरा पैटर्न भी देख लो। दूसरा पैटर्न क्या है? इस 11 को हमने क्या लिख दिया है? 10 लिख दिया। इसमें जो दहाई का अंक होगा यानी 900 जो 99 है, इसमें जो दहाई का अंक है इसको हम 8 बना देंगे, 989। यही लिखा और 10 आगे जुड़ गया। यही पैटर्न बना है देखो आपका 10 9 8 9। क्लियर है? तीसरे में देखेंगे यहाँ 11 है तो इसको हम 10 बना दिए और इसमें जो दहाई का अंक होगा इसको हम एक माइनस कर देंगे। तो देखो ये 2 99 और 89 पैटर्न आपको मिल गया। तो आपको यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? 10 कर लेंगे और ये दहाई का अंक जो होगा इसको हम एक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इधर कितने बचेंगे? 5 9 1 2 3 4 और 5 और 8 9। यही होगा आपका। किस ऑप्शन में मिलेगा? देखो यहाँ पर डी ऑप्शन में 8 लास्ट में है तो ये तो गलत हो जाएगा। 8 लास्ट में है तो ये तो गलत हो जाएगा। 8 9 ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? अगला प्रश्न भी एक पैटर्न से ही है। अगला प्रश्न भी एक पैटर्न से है। इसमें क्या कहा दिया? 7 और 9 इनकी मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आया है? 63। 7 और 9 फिर आगे हैं 7 और 99 इनका मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आया है? 693। कैसे आया है देखो, यदि हम 9 को 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लास्ट वाला जो 9 है इसको हम लिख लिए हैं 93, 63 आएगा और जो एक 9 बचा है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यही आपका दे रखा, यही पैटर्न मिला आपको। इधर देखोगे ये तो ये लास्ट वाला जो 9 होगा इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना? 93 हो जाए 63 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा और जो अंत में कितने जो 2 9 बचे हैं इनको हम यहाँ लिख लेंगे। यही आपका देखो लिखा है। तो तीसरा वाला जो होगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इस 7 से और इस 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा और कितने 9 बचेंगे आपके? 4 1 2 3 4। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। किसी ऑप्शन में मिलेगा? किसी ऑप्शन में है आपके साथ में? तो ये वाला आपका यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो ये वाला जो होगा आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 9 9 4 टाइम 9 हो जाएगा और 3। क्लियर है? 4 टाइम 9 हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर एक 9 और हम ऐड कर लेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक को हम लोग क्या बोलते हैं? संकीर्ण स्तर। प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या होगा? एक प्रश्न उद्देश्य से आपसे निश्चित रूप से पूछा जाता है कि गणित का उद्देश्य क्या होता है। तो यह प्राथमिक बोले या संकीर्ण स्तर दोनों एक ही नाम होंगे तो इसका संबंध क्या होगा? संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। क्या होता है? संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, गणितीय सक्रिया का विकास करना। गणितीय सक्रिया क्या होता है? गणितीय सक्रिया का मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब करना क्या कहलाता है? गणितीय सक्रिया। नापतोल की इकाइयों से परिचित कराना। क्या होगा? नापतोल की इकाइयों से परिचित कराना। अगला देखोगे जब स्तर की बात ना की जाए, जहाँ पर स्तर की बात ना हो वहाँ पर क्या करेंगे? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं की सोच का गणितीयकरण करना होगा। ये कहाँ पर होगा? जहाँ पर स्तर की बात ना हो जाए। यदि हम बात कर लेंगे प्राथमिक स्तर, यदि बात हो जाएगी उच्चतम स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं फॉलो होगा। कहाँ फॉलो होगा? जहाँ पर कोई भी स्तर ना होगा वहाँ पर बच्चों की गणितीकरण करना क्या हो जाएगा? उनका मुख्य उद्देश्य जो होगा छात्र छात्राओं की सोच का गणितीकरण करना हो जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कहा गया है देखो कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ पर देखो किसी भी स्तर की बात नहीं की गई है, ना तो प्राथमिक स्तर की और ना उच्च प्राथमिक स्तर की। तो पहला है कि संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। भैया संख्या संबंधी कौशल का विकास ये प्राथमिक स्तर पे होता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा ना।
पहला ऑप्शन नहीं होगा। यदि प्राथमिक स्तर लगाया होता तो पहला ऑप्शन सही होता। दूसरा कह रहा है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, तो ये भी आपके प्राथमिक स्तर पे होगा, ये भी आपका प्राथमिक स्तर पे होगा। कह रहा है विश्लेषणात्मक योग्यता का विकास करना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पे होगा, ये प्राथमिक स्तर पे होगा। तो यहाँ पर सी और बी दोनों। तो यहाँ पर क्या करना, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, क्या हो जाएगा, गणितीयकरण करना, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जब स्तर की बात ना हो तो क्या हो जाएगा, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना आपको ध्यान रखना है, क्या गणितीयकरण करना होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया, प्रश्न नंबर 7, 3 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की, समकोण में क्या होगा, मतलब 90 हो जाएगा, 3 लिख लिए और समकोण है तो 90 प्लस 1/3, 1/3 का मतलब 1/3 और इसका 90 कर लेंगे। इसको करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 9 3 27, 270 और इधर कट करोगे तो ये हो जाएगा 30, इसमें हम 30 ऐड कर देंगे तो 270 में 30 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 300 डिग्री, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर 3 दे रखा था तो हमने 3 लिया, 4 दे रखा 4 ले लो, 5 दे रखा 5 ले लो, 1/3 तो 1/3, 2/3 तो 2/3, 1/4 तो 1/4। ठीक है। यदि यहाँ पर समकोण दे रखा है समकोण लेंगे, यदि वहाँ दे देगा सरल कोण तो यानी 180 ले लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न कह रहा है कि 24 की मल्टीप्लाई करोगे 11 से बराबर होगा 8 गुणे 11 गुणे यहाँ पर x, यहाँ पर खाली स्थान यानी रिक्त स्थान की संख्या जो होगी इनमें से क्या हो जाएगी। तो देखो 11 की हम जो 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 की 24 से 11 चौक 44 के 4 हंसे मिले 4, 11 दूनी 22 तो 4 26 यानी 264। इधर तो 264 आ गया, ये बराबर होना चाहिए किसके, 8 11 अट्ठी 88, 11 अट्ठी 88 और यहाँ पर उस कौन सी संख्या रख दें जो दोनों बराबर हो जाएं। यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रख दें जो 264 आ जाए, यानी 88 को हम किस संख्या से गुणा करेंगे 264 आ जाए। तो यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट कितनी है, यूनिट डिजिट है 8। यदि हम 8 को 2 से गुणा करें 8 दूनी 16 तो होगा नहीं, 3 से देखें 8 3 24, 4 आ रहा, 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 तो इधर करोगे 8 3 24 के 4 से मिले 2, 8 3 24 तो 2 26, यानी कितना हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी रिक्त स्थान पे आपको क्या मिल रहा है, रिक्त स्थान पे आपको क्या मिल रहा है, 3। क्लियर है। यदि यहाँ पर रिक्त स्थान पे हम 3 रख दें तो 24 गुणे 11 गुणे बराबर हो जाएगा 8 गुणे 11 गुणे 3। ठीक है। तो यहाँ जो 3 आया है एक सम संख्या है, यह सम संख्या तो नहीं है, कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या भी नहीं है, कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं को छोड़ करके किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। तो यह भाज्य संख्या भी नहीं है। कह रहा है 10 से बड़ी संख्या है, तो 10 से बड़ी भी नहीं है, 10 से क्या है, 10 से छोटी संख्या है। तो एक ही ऑप्शन आपका बचा डी, यह एक अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी। कैसी संख्या है, यह एक अभाज्य संख्या है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि 999 की पूर्ववर्ती की अनुवर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है उसमें एक घटा देना और अनुवर्ती का मतलब होगा उसमें हम एक जोड़ देंगे। तो 999 दे रखा है, 999 की पूर्ववर्ती करेंगे तो यानी एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 998 की अनुवर्ती। अब इसका फिर से अनुवर्ती करेंगे तो इसमें फिर हम एक जोड़ देंगे तो हमको पुनः वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 999 और 1000 की अनुवर्ती। अब हम 1000 की जब अनुवर्ती करेंगे, अनुवर्ती का मतलब होता है इसमें हम एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1001 आ जाएगा की पूर्ववर्ती। तो फिर से हम 1 माइनस कर देंगे तो पुनः हमें 1000 बच जाएगा। ठीक है। का योगफल, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 1000 और 999 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1999। कितना हो जाएगा, 1999, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सवाल में आपको क्या सीखना था कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या होगा। पूर्ववर्ती का मतलब होगा उसमें से एक माइनस कर देना, और अनुवर्ती को हम लोग उत्तरवर्ती भी बोलते हैं। अनुवर्ती का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, उत्तरवर्ती भी हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है उसमें हम एक जोड़ दें, और यहाँ पर यदि योगफल पूछ रहा है तो जोड़ना होगा, अंतर पूछ रहा है तो घटाना होगा। तो यानी ऑप्शन आपका बी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।